इस वीडियो में हम क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या चीज़ है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या चीज़ है। इससे पहले चंद बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या चीज़ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर क्या चीज़ है। तो अगर आप एफएससी पार्ट 1 का मैथ पढ़ रहे हैं तो इन बेसिक चीज़ों का नॉलेज तो आपके पास होगा। जैसे हमारे पास एक इंटीजर्स का सेट क्या होता है कि इसको हम z से लिखते हैं। एक इंटीजर जो है वो 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये एक सेट इंटीजर हमारे पास होता है। तो इसी से हमें पता है कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर बनते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कोई भी नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिख सके हम, ये फर्स्ट कंडीशन है। और p और q क्या होने चाहिए, ये दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से। एंड थर्ड कंडीशन हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि ये जो q हम लेते हैं ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4 रैशनल नंबर है या नहीं। तो क्या तरीका है कि हम इसको p और q की फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख सकते हैं 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, कोई मतलब इसमें इशू नहीं है। तो सेकंड कंडीशन भी हम देखेंगे कि p और q ये जो 4/1 है ये इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 4 प्लस ये जो 4 और 1 है ये दोनों आपको इंटीजर में मिल जाएंगे। इंटीजर में प्लस माइनस दोनों के होते हैं, तो प्लस का 4 और प्लस का 1 ये दोनों इंटीजर में मौजूद हैं। तो सेकंड कंडीशन भी ये हमारी इस पे लगती है। तो इस तरह अगर थर्ड कंडीशन देखें कि जो q हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 अगर आप q लेते हैं, q तस्वर करें, तो वो कहता है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर q हमारा 1 है तो 1 0 के इक्वल नहीं है, मतलब हमारा 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है जिसको, और रैशनल नंबर को इस तरह हम q से लिखते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर ये होता है कि उसको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बाकी ये जो दो कंडीशन है ये बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये √2, अब √2 को हम क्या करते हैं कि p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह लिख भी लेते हैं √2/1, तो आप देखें कि p और q की कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि नहीं करेगा कि p और q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो p हमने लिया हुआ है √2 वो तो इंटीजर में है ही नहीं, क्योंकि इंटीजर में ये आप देख रहे हैं प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, अंडर रूट वाला कोई भी इसमें डिजिट आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो √2 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी जो आपने मैट्रिक में पढ़ी होंगी। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं इरेशनल को। और इसी तरह अगर रैशनल और इरेशनल का हम यूनियन लेते हैं तो जो सेट हमारे पास दूसरी तरफ आएगा वो रियल नंबर्स का होता है। मतलब यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल का। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ने से पहले इनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ बेसिक एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई दो डिजिट है जैसे 2 + 1, इनको ऐड करता हूँ तो दूसरी तरफ मेरे पास न्यूमेरिक डिजिट कौन सा आएगा, 3। अब आप देखें कि ये 2 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, दो डिजिट है, न्यूमेरिक दो डिजिट है। इन पे मैंने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, कौन सा, एडिशन का, जिसने इसको 3 बनाया। मतलब इन दोनों पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया और थर्ड नंबर जो हमारे पास आया वो 3। ये जो दो एलिमेंट्स पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो एडिशन का हो सकता है या सब्सट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पर एडिशन का है तो ये एडिशन है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा हमने अप्लाई किया, एडिशन वाला। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन का। अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन इस क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में यूज़ होते हैं, इसलिए आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें एक्चुअल में बताता क्या है। विद एग्जाम्पल इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विद एग्जाम्पल आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ कि फर्ज करें कोई दो एलिमेंट्स हैं मेरे पास, दो न्यूमेरिक डिजिट आप बोल लें कि एक 2 है, दूसरा मेरे पास 1 है।
और मैं कहता हूँ ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और रियल नंबर से हमें नज़र भी आ रहा है कि ये रियल नंबर ही हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अगर इनको मैं प्लस करता हूँ, इन पर एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन वाला अप्लाई करता हूँ, 2+1। इससे पहले हमने ये बोल दिया है कि ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है, ये रियल नंबर हैं, और इन पर मैं एडिशन वाला बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो जो दूसरी तरफ हमारे पास एक न्यूमेरिक डिजिट आएगा 3, वो भी इस रियल से ही बिलोंग करेगा। यही चीज़ हमें क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन बताता है। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ये बताता है कि अगर कोई दो, मतलब ए और बी, दो रियल एलिमेंट बिलोंग करते हैं रियल एलिमेंट्स में से, तो रियल नंबर में से, तो इनकी एडिशन भी जो है, इनका जो एडिशन करते हैं, और थर्ड नंबर जो हमें एडिशन से हासिल होगा, दो एलिमेंट्स के एडिशन के बाद, वो जो डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट हमें हासिल होगा, वो भी रियल नंबर ही होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन का, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बताता है, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई 3 डिजिट है हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ 1 है, 3 एंड 2 है। क्लोजर लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये बताता है कि इन तीनों को अगर हमने ऐड करना है तो इनके पॉसिबल आप ग्रुप बना लें, ठीक है। पॉसिबल ग्रुप इनके क्या बन सकते हैं एडिशन के लिए, मैं कह देता हूँ कि 1+3+2, एक ग्रुप ये बन सकता है। दूसरा ग्रुप मैं यहाँ पर बना लूँ 1+3+2, एक ग्रुप ये भी बन सकता है ऐड करने के लिए। तीसरा ग्रुप भी, इन 3 एलिमेंट्स का 3 पॉसिबल मैक्सिमम ग्रुप बनते हैं, तो तीसरा ग्रुप मैं क्या बना सकता हूँ, 1+2 प्लस क्या, आपके पास आ जाएगा 3। अब इन तीनों को ऐड करते हैं और देखते हैं इनके तीनों के आंसर्स क्या हमारे पास आते हैं। सबसे पहले ऐड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को ऐड करेंगे। 1+3 हमारे पास 4, और प्लस ये 2 वाला आगे 1 प्लस ये सेम आएगा, और ब्रैकेट वाले हिस्से को अगर हम पार्ट को हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5। इसी तरह 1+2 हमारे पास 3, और प्लस ये 3। अब ये 4 और +2 हमारे पास 6 आएगा। सिमिलरली ये 1+5 6 आएगा। सिमिलरली ये 3+3 भी हमारे पास 6 आएगा। क्या मतलब कि 3 एलिमेंट्स हमने लिए, तीनों ही हम कहते हैं कि रियल से बिलोंग करते हैं, और तीनों को हमने पॉसिबल ग्रुप बनाकर ऐड किया, और तीनों के आंसर सेम आते हैं, मतलब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो यही चीज़ जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बताता है कि अगर हमारे पास कोई 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, बिलोंग करते हैं रियल से, तो अगर उन तीनों को हम ऐड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर, तो वो तीनों ही इक्वल ही एक दूसरे के, उनके आंसर इक्वल आएंगे, मतलब वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आंसर इक्वल का मतलब है तीनों ही वो ग्रुप्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यही सिंपल सी चीज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें बताता है। जैसे ए बी सी, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, डेफिनेशन की फॉर्म में, तो किस तरह लिख सकते हैं, ए एंड बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, देन हमारे पास जो पॉसिबल ग्रुप्स बनेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड आल्सो ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल, ठीक है। मतलब ये तीन पॉसिबल ग्रुप्स बनेंगे, तो तीनों ही एक दूसरे के इक्वल आएंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल की मदद से देखा, इनको 3 हमने एलिमेंट्स लिए रियल, और तीनों को हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर ऐड किया, तो तीनों के आंसर सेम है। तो यही सिंपल सी चीज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बताता है। इनको अगर हम विद एग्जाम्पल की मदद से समझे तो काफ़ी हद तक आसानी से हमें ये चीज़ समझ आ जाती है। अगर इस तरह हम इसको समझें तो थोड़ी समझने में हमें मुश्किल आती है। जैसे ए प्लस बी, हम कहते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है रियल से, और ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा ही रियल से। सिमिलरली अगर हम ए बी सी कहते हैं कि वो बिलोंग करता है रियल में, तो इसके जितने भी ग्रुप्स बनेंगे पॉसिबल मैक्सिमम ग्रुप, उन सब को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर्स आएंगे। तो विद एग्जांपल समझना थोड़ा सा इसको इजी हो जाता है।